जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और इसमें भी आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया था कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था, जिसमें 4 राजवंशों को हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैद वंश। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था 1451 ईस्वी में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा 1451 ईस्वी में किया गया था। लेकिन आइए लोधी वंश पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि कल हमने सैयद वंश में क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्तों सैयद वंश में मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि सैयद वंश में 4 शासकों के द्वारा शासन किया गया था। पहले खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन किया गया था। उसके बाद मुबारक शाह के द्वारा 1421 ईस्वी से लेकर के 1434 ईस्वी तक शासन किया गया था। फिर मोहम्मद शाह के द्वारा 1434 ईस्वी से लेकर के 1443 ईस्वी तक शासन किया गया था। और दोस्तों लास्ट में आलम शाह के द्वारा 1443 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया गया था। एक बात और ध्यान देंगे, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश हुआ करता था। और उसके बाद मैंने आपको खिज्र खां के बारे में बताया था कि खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। और दोस्तों खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति हुआ करता था और ये पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। यानी कि खिज्र खां अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। और दोस्तों खिज्र खां कभी भी सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। ये हमेशा रैयत ए आला की उपाधि धारण किया, यानी कि इसके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की गई थी। दोस्तों इसके द्वारा सुल्तान के जगह पर रैयत ए आला की उपाधि धारण की गई थी। और 20 मई 1421 में खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है मुबारक शाह। तो दोस्तों मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र था और इसने यमुना नदी के किनारे पर मुबारकाबाद एक नगर बसाया था। कौन सा नगर? मुबारकाबाद नगर एक बसाया था। और इसी के शासनकाल में एक इतिहासकार हुआ करता था जिसका नाम था अहमद सरहिंदी। और दोस्तों अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह में केवल आप यही जानिए कि मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान हुआ करता था। और उसके बाद अंतिम शासक आता है अलाउद्दीन आलम शाह। तो दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह मैं आपको बताऊं कि ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। और आलम शाह का वजीर एक हुआ करता था जिसका नाम था हमीद खान। और दोस्तों आलम शाह और उसके वजीर हमीद खां में आपस में नोक झोंक हो जाता है, यानी कि मतभेद हो जाता है, जिसके चलते आलम शाह दिल्ली छोड़ करके बदायूं चला जाता है। और बाद में पता चलता है कि आलम शाह का बदायूं में ही मृत्यु हो गया। उसके बाद आलम शाह का जो वजीर था हमीद खान क्या करता है, सारा राजपाट बहलोल लोधी को दे देता है। और दोस्तों यहीं से बहलोल लोधी वंश की स्थापना हो जाती है और सैयद वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब आइए हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हुआ करता था। तो दोस्तों लोधी वंश में हम लोगों को 3 शासकों के बारे में पढ़ना। सबसे पहले पढ़ना है बहलोल लोधी के बारे में, फिर पढ़ना सिकंदर लोधी के बारे में और फिर पढ़ना है इब्राहिम लोधी के बारे में। ध्यान देंगे सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे महान शासक हुआ करता था। और लास्ट में आता है इब्राहिम लोधी। और दोस्तों इब्राहिम लोधी को बाबर हरा देता है और उसके बाद यहीं पर दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। और फिर बाबर के द्वारा
मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो लास्ट में इब्राहिम लोदी के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बाबर के द्वारा हराया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है लोदी वंश में बहलोल लोदी। तो मैं आपको बताऊं, लोदी वंश 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया था। यानी लोदी वंश के द्वारा 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया गया था। और दोस्तों ये पहला अफगान राज्य था दिल्ली सल्तनत का। और मैंने इसके पहले बताया था सैयद वंश में कि सैयद वंश पहला सिया वंश हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों लोदी वंश पहला अफगान राज्य था। और बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी 3 शासक हैं जिनके बारे हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है बहलोल लोदी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बहलोल लोदी का शासन काल 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक चला था। और यह लोदी वंश का संस्थापक हुआ करता था। तो पहला ही प्रश्न बना कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर लिखेंगे बहलोल लोदी। प्रथम अफगान राज्य का स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक हुआ करता था और इसके द्वारा प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की जाती है। और एक बात और ध्यान देंगे, यह कभी भी ऊंचे सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया था, हमेशा कालीन पर बैठता था। और उसके जो मंत्री हुआ करते थे या अधिकारी हुआ करते थे, उसके अगल बगल सामने कालीन पर ही बैठते थे। इस प्रकार ये एक ऐसा शासक था जो सिंहासन पर नहीं बैठता था, कालीन पर बैठ करके शासन करता था। और आगे मैं आपको बताऊं कि बहलोल लोदी के द्वारा एक बहलोली नामक चांदी का मुद्रा प्रचलित किया गया, यानी कि चलाया गया। और दोस्तों ये जो मुद्रा था चांदी का, यह टंका के मूल्य का 1/3 हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, बहलोल लोदी के द्वारा बहलोली नामक चांदी का मुद्रा चलाया गया और यह टंका के मूल्य का 1/3 हुआ करता था। दोस्तों ये मुद्रा अकबर के शासन काल तक चला था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और आप सोचेंगे दोस्तों ये टंका क्या है? सर ये टंका क्या है? तो मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था खिलजी वंश के टाइम में कि इस खिलजी वंश में 2 प्रकार के सिक्के चला करते थे, एक था टंका और दूसरा था जीतल। दोस्तों टंका चांदी का बना हुआ करता था और जीतल तांबे का बना हुआ करता था। तो दोस्तों यह वही टंका है, यह वही टंका है। और मैंने आपको बताया कि ये जो बहलोल लोदी के नामक चांदी का सिक्का चलाया गया, ये टंका के मूल्य के 1/3 हुआ करता था। और दोस्तों एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा सुल्तान था? तो लिखेंगे बहलोल लोदी, जो कि 38 वर्ष तक शासन किया था। ध्यान देंगे 38 वर्ष तक शासन किया था। आगे दोस्तों आता है सिकंदर लोदी। और ध्यान दीजिएगा सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक शासन किया था। और सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे महान शासक था, सबसे महान शासक था। और दोस्तों इसका एक और नाम था जिसको कहते थे निजाम खान, यानी सिकंदर लोदी को निजाम खान के नाम से भी जाना जाता था। और सिकंदर बहलोल लोदी का पुत्र हुआ करता था और बहलोल लोदी के 9 पुत्र हुआ करते थे। और सिकंदर का नाम तीसरे स्थान पर आता था, यानी कि तीसरे नंबर पर सिकंदर का नाम आता है 9 पुत्रों में। तो दोस्तों बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे, जिसमें तीसरा स्थान सिकंदर का आता है। और सिकंदर के द्वारा दोस्तों आगरा शहर बसाया गया था। ध्यान दीजिएगा 1504 ईस्वी में सिकंदर के द्वारा आगरा शहर बसाया गया था। और आगरा शहर को बसाने के 2 साल के बाद ही सिकंदर ने क्या किया था? अपनी राजधानी आगरा को ही बना लिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जिसके द्वारा आगरा शहर बसाया गया था। आप उत्तर लिखेंगे सिकंदर लोदी। और एक प्रश्न और आएगा कि आगरा को राजधानी किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था? आप लिखेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा। और एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली सल्तनत में अभी तक 4 राजधानियां, यानी 4 राजधानियां बन चुकी हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। मैं आपको रिवीजन कराना चाहूंगा। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपनी राजधानी लाहौर को बनाया गया था, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद
इल्तुतमिश के द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। ये भी मैं इल्तुतमिश के बारे में जब पढ़ाया था आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर दिया गया था। देवगिरी स्थापित कर दिया गया था। और दोस्तों एक बात और इसमें ध्यान देंगे, जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी बना दिया था, तो जब देवगिरी पहुंचता है तो पहुंचते ही सबसे पहले क्या किया था वो काम, देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद कर दिया था। आप लोग इस पर भी ध्यान देंगे। और उसके बाद सिकंदर का नाम आता है, तो सबसे पहले सिकंदर क्या करता है, एक आगरा नामक शहर बसाता है 1504 ईस्वी में, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। और दोस्तों 2 साल के बाद सिकंदर के द्वारा अपनी राजधानी आगरा को बना दिया जाता है। तो इस प्रकार 4 राजधानियां दिल्ली सल्तनत काल में बन चुकी अभी तक। इसके बाद दोस्तों आता है कि भूमि मापन के लिए सिकंदर के द्वारा, भूमि मापन के लिए सिकंदर लोदी के द्वारा गज ए सिकंदरी नामक यूनिट तैयार किया, मतलब यूनिट बनाया। और गज ए सिकंदरी नामक यूनिट से भूमि का मापन किया जाता था। तो ये भी प्रश्न आता है कि भूमि मापन के लिए सिकंदर लोदी के लिए कौन सा यूनिट बनाया था, तो लिखेंगे गज ए सिकंदरी बनाया था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आ रहा दोस्तों, सिकंदर लोदी एक कवि भी हुआ करता था और ये कविता लिखता था, लेकिन सिकंदर लोदी के द्वारा जो भी कविता लिखा गया था, कभी भी सिकंदर लोदी अपने नाम से कविता नहीं लिखता था। वो गुलरुखी के नाम से अपनी कविता को लिखा करता था। आप देखेंगे मैं यहाँ लिखा हूँ, गुलरुखी के नाम से अपनी कविता लिखता था कौन, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों सिकंदर लोदी एक कवि भी हुआ करता था और सिकंदर लोदी के द्वारा कभी भी अपने नाम से कविता नहीं लिखा गया, हमेशा गुलरुखी के नाम से कविता लिखा जाता था। और आयुर्वेदिक ग्रंथ का इसने फारसी में अनुवाद किया था, और दोस्तों जिसका नाम फरहंग ए सिकंदरी रखा था। और आगे मैं आपको बताऊं कि सिकंदर लोदी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को एक नजरिए से देखता था, यानी एक समान मानता था। कभी भी सिकंदर लोदी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को अलग तरह से नहीं देखा, हमेशा एक नजरिए देखा। अगर कोई व्यक्ति चाहे हिंदू हो या इस्लाम को मानने वाला हो, यानी हिंदू धर्म को मानने वाला हो या इस्लाम धर्म को मानने वाला हो, अगर गलती करता था तो जो सजा होता था वो एक बराबर सजा देता था, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो। तो इस प्रकार सिकंदर लोदी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को एक नजरिए से देखता था, कभी भी किसी के बारे में विद वैर नहीं किया। और दोस्तों दिल्ली में बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था, और मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। और लास्ट में आपको बताऊं 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आइए, चूंकि महत्वपूर्ण ये चैप्टर है सिकंदर लोदी, तो इसको एक बार हम रिविजन कर देते हैं। तो दोस्तों सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक शासन किया था। और दोस्तों सिकंदर लोदी का एक और नाम था, जो कि नाम था निजाम खान। पिता का नाम बहलोल लोदी था, जिसके 9 पुत्र थे, और सिकंदर लोदी तीसरा पुत्र था। आगरा शहर 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। और दोस्तों 2 साल के बाद आगरा को ही सिकंदर लोदी के द्वारा अपनी राजधानी बना दी गई, और भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी नामक यूनिट का प्रयोग करता था। और दोस्तों ये एक कवि भी था, जो कि अपनी कविता गुलरुखी के नाम से लिखता था, अपनी कविता कभी अपने नाम से नहीं लिखा। और दोस्तों आयुर्वेदिक ग्रंथ का इसने फारसी में अनुवाद किया था, जिसे फरहंग ए सिकंदरी नाम दिया था। और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को एक नजरिए से देखता था। बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली में बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। मूठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश का भी ये अंतिम शासक था। ध्यान देंगे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोदी हुआ करता था। तो दोस्तों अब आइए हम लोग इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया था।
और ये दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक था, जो कि मैंने अभी बताया। और लोदी वंश का ये अंतिम शासक हुआ करता था। यानी दिल्ली सल्तनत का और लोदी वंश का, दोनों का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। दोस्तों, इब्राहिम लोदी के द्वारा ग्वालियर शासक विक्रमजीत को 1517 में पराजित किया गया था। यानी कि ग्वालियर के शासक विक्रमजीत और इब्राहिम लोदी में 1517 ईस्वी में युद्ध हुआ, और दोस्तों इसमें इब्राहिम लोदी की जीत होती है। और दोस्तों इसके बाद आता है खतौली का युद्ध, जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था। और एक बात और बता दूं, खतौली का युद्ध दोस्तों मालवा को जीतने के लिए हुआ था। ध्यान दीजिए, खतौली का युद्ध मालवा को जीतने के लिए हुआ था। और खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हो रहा है। और खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसमें राणा सांगा की जीत हो जाती, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खतौली का युद्ध मालवा को जीतने के लिए हुआ था, जो कि 1518 में हुआ था। और खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें दोस्तों राणा सांगा की जीत हो जाती है। उसके बाद एक निर्णायक युद्ध होता था, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? आप उत्तर देंगे। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में बाबर की जीत हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि पानीपत के युद्ध में सबसे पहले बाबर के द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। और पहली बार यहाँ पर तोपों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके पहले कभी भी तोप का प्रयोग नहीं किया गया था। और बाबर के द्वारा दोस्तों तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। ध्यान दीजिएगा, बाबर के द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया जा रहा है और बाबर के द्वारा ही तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। अब कहेंगे सर ये तुगलमा पद्धति क्या होती है? तो मैं आपको बताऊं, ये जो तुगलमा पद्धति होती है दोस्तों, एक सेना को तैयार किया जाता है और सेना के बाएं और दाएं और भी सेना लगा दिए जाते हैं। और जब युद्ध होता है आमने सामने, तो जो बीच की सेना होती है उस सामने वाले सेना से युद्ध करना प्रारंभ कर देती है। और मौका पार करके जो बाएं सेना थी और दाएं सेना है, सामने वाले सेना के पीछे चली जाती है और घेर लेती है और मारना प्रारंभ कर देती है। इसी को कहते हैं तुगलमा पद्धति। तो दोस्तों बाबर के द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया पहली बार, और बाबर के द्वारा तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया, और दोनों के कारण बाबर इस युद्ध को जीत लेता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध में जो बाबर की सेना थी बहुत छोटी थी इब्राहिम लोदी की सेना के सामने, लेकिन इन दोनों का प्रयोग करके बाबर इस युद्ध को जीत लेता है। और दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ यहीं से हो जाता है और दिल्ली सल्तनत का यहीं पर अंत हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर आज का दिल्ली सल्तनत का लास्ट चैप्टर लोदी वंश समाप्त हो जाता है। और दोस्तों अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज के चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न उत्तर बनते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान राज कौन था? तो लिखेंगे लोदी वंश, लिखेंगे लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे बहलोल लोदी के द्वारा। तो दोस्तों प्रश्न पूछेगा लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप उत्तर लिखेंगे लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो लिखेंगे 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। प्रश्न आएगा लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? उत्तर लिखेंगे लोदी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जो कि गद्दी पर नहीं बैठा, कालीन पर बैठ करके शासन चलाता था। तो दोस्तों वो था बहलोल लोदी। तो दोस्तों बहलोल लोदी कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, वो कालीन पर बैठकर शासन चलाता था और उसी के अगल बगल और सामने उसके मंत्री और अधिकारी बैठते थे। इस प्रकार बहलोल लोदी कालीन पर बैठकर शासन चलाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बहलोल लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला था? उत्तर लिखेंगे बहलोल लोदी का शासनकाल
1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक चला था। बहलोल लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला? प्रश्न पूछेगा, आप उत्तर देंगे। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहलोल लोदी के द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए थे? तो देखेंगे दोस्तों, बहलोल लोदी के द्वारा बहलोली नामक सिक्के चलाए गए थे, जो कि चांदी के सिक्के हुआ करते थे। और मैंने आपको बताया था कि ये टंका के 1/3 के बराबर हुआ करता था। जो टंका सिक्का हुआ करता था, उसका 1/3 के बराबर इसकी वैल्यू हुआ करती थी। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा कि बहलोल लोदी के द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए थे? आप लिखेंगे बहलोली नामक सिक्के चलाए गए थे। और दोस्तों ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जो कि सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो लिखेंगे बहलोल लोदी। और दोस्तों ध्यान देंगे, इसके द्वारा 38 वर्ष तक शासन किया गया था। तो ये दिल्ली सल्तनत का वह शासक था जो कि सबसे अधिक तक शासन किया था। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जो कि सबसे अधिक समय तक शासन किया था। उत्तर लिखेंगे बहलोल लोदी, जो कि 38 वर्ष तक शासन किया था। और दोस्तों इसके बाद प्रश्न आता है, सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो इसका उत्तर होगा 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला? आप उत्तर लिखेंगे सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक चला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सिकंदर लोदी का अन्य नाम क्या था? तो ध्यान देंगे, सिकंदर लोदी को निजाम खान के नाम से भी जाना जाता है। तो सिकंदर लोदी का और क्या नाम था या अन्य कौन सा नाम था? लिखेंगे निजाम खान। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सिकंदर लोदी के पिता का क्या नाम था? उत्तर लिखेंगे बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी के पिता का क्या नाम था? उत्तर लिखेंगे सिकंदर लोदी के पिता का नाम बहलोल लोदी था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, आगरा नामक शहर किसके द्वारा बसाया गया था? लिखेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा नामक शहर किसके द्वारा बसाया गया? आप उत्तर लिखेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा। और दोस्तों इसको 1504 ईस्वी में बसाया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, आगरा को किसके द्वारा राजधानी बनाई गई थी? तो लिखेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा। ध्यान दीजिए दोस्तों, आगरा नामक शहर सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में बसाया गया था। और आगरा को यानी 2 साल के बाद आगरा को सिकंदर लोदी के द्वारा अपनी राजधानी बना दी गई। कब? 1506 ईस्वी में। यानी कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी आगरा नामक शहर बसा रहा है। और 2 साल के बाद उसी आगरा को सिकंदर लोदी के द्वारा अपनी राजधानी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए कौन सी इकाई बनाई थी? तो आप लिखेंगे गज ए सिकंदरी। प्रश्न आएगा, सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए कौन सी इकाई बनाई थी? आप लिखेंगे गज ए सिकंदरी नामक इकाई बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सिकंदर लोदी के द्वारा किस नाम से अपनी कविता लिखी जाती थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिकंदर लोदी एक कवि भी हुआ करता था और वो कविता अपने नाम से कभी नहीं लिखा। उसने जो भी कविता लिखा था वो गुलरुखी के नाम से लिखा करता था। तो सिकंदर लोदी एक कवि हुआ करता था और दोस्तों उसने अपने नाम से कभी कविता नहीं लिखा। कभी भी जो कविता लिखा तो वो गुलरुखी के नाम से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? लिखेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? लिखेंगे आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दोस्तों, दिल्ली में बहलोल लोदी मकबरा का निर्माण और मूठ मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? लिखेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा। तो दोस्तों दिल्ली में बहलोल लोदी मकबरा और मूठ मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो लिखेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। और सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो गई? आप उत्तर देंगे 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? आप उत्तर लिखेंगे सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों जो शासक आता है उनका नाम है इब्राहिम लोदी।
तो दोस्तों पहला प्रश्न बना इब्राहिम लोदी से कि इब्राहिम लोदी का शासन काल कब से कब तक चला था। आप लिखेंगे 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। प्रश्न पूछा जाएगा इब्राहिम लोदी का शासन काल कब से कब तक चला था। उत्तर लिखेंगे इब्राहिम लोदी का शासन काल 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था। लिखेंगे इब्राहिम लोदी। ध्यान दीजिएगा दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था। आप उत्तर लिखेंगे इब्राहिम लोदी। और एक बात और ध्यान देंगे लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। नीचे प्रश्न आ रहा देखेंगे आप यहाँ पे, तो लिखेंगे इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, यानी कि दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का दोनों का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना ग्वालियर शासक विक्रमजीत को 1517 ईस्वी में किसने पराजित किया था। लिखेंगे इब्राहिम लोदी के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना खतौली का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था किसके मध्य में हुआ था। तो लिखेंगे राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खतौली का युद्ध कब हुआ था, एक प्रश्न यही बन जाता है। तो आप लिखेंगे खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। और एक प्रश्न और बना खतौली का युद्ध जो 1518 ईस्वी में हुआ था दोस्तों वो किसके मध्य में हुआ था। तो लिखेंगे राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। तो लिखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और दोस्तों ये युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ध्यान दीजिएगा ये युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और इसमें बाबर की जीत हो गई थी। और दोस्तों प्रथम बार तोपों का प्रयोग बाबर के द्वारा इस युद्ध में किया गया था। किसमें, पानीपत के युद्ध में किया गया था प्रथम बार, यानी कि बाबर के द्वारा तोपों का प्रयोग पहली बार प्रथम बार पानीपत के युद्ध में किया गया था। और एक बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर देना चाहूंगा कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था इसके बीच में दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी जिसको मैंने आपको बताया था ये आ गए थे। ये लोग मिल करके बाबर को बुला लिए थे कि आओ भाई और इससे युद्ध करो। किससे, इब्राहिम लोदी से। चूंकि दौलत खां लोदी उसमें पंजाब का शासक हुआ करता था, आलम खां लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा था और ये दोनों इब्राहिम लोदी से जलते थे। और इन लोगों ने बाबर को न्योता दे दिया, बुला लिया कि भैया युद्ध करो तुम जीत जाओगे। और बाबर आता है दोस्तों और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। और दोस्तों इसके बाद मुगल शासन प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का आज का चैप्टर अंतिम चैप्टर था, यानी कि लास्ट चैप्टर था और यहीं पर दिल्ली सल्तनत काल समाप्त होता है। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और प्लेलिस्ट में जा करके जो बच्चे अभी तक प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ पाए हैं या मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ पाए हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट में खोल करके सारे चैप्टर को पढ़ लीजिए। और दोस्तों एक बात और बताऊं, मैं यहाँ भूल गया बताना आप लोगों को कि इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का यह पहला सुल्तान था जो कि युद्ध में मारा गया था। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।